ना। ठीक है, चलिए पहला हेडिंग डाल लीजिए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीज इन बैंक रेट। इंक्रीज इन बैंक रेट। चलिए, बैंक रेट is the rate at which the central bank lends money to commercial bank to meet their long term needs, during excess demand. Central bank increases the rate of interest, which raises the cost of borrowing from the central bank. सर आपने हेडिंग क्वालिटेटिव डाली है फिर क्वांटिटेटिव? बेटा क्वांटिटेटिव, पहला वाला क्वांटिटेटिव। ओके सर। it forces the commercial banks to increase their lending rates, which discourages the borrowers from taking loans. उनको जान के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दो जिससे वो लोन नहीं ले। It reduces the availability of credit in the money and helps to reduce the excess demand. चलिए, जो बैंक है सेंट्रल बैंक, वो जान के इंक्रीज करता है रेट कमर्शियल बैंक को। उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी और फोर्स कर रहा है कमर्शियल बैंक को
वो भी अपने रेट्स बढ़ाए, इंक्रीज करे, जिससे बोरोर वो लोन कम ले। उससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट मार्केट में कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आए। चलिए बेटा फटाफट नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 2 पे आ रहे हैं। सर कर लिया। सर एक मिनट बस, हो गया लास्ट सर। की 2 लाइनें रहती है, एक मिनट बस। सर हो गया। हो गया सर। चलिए बेटा हो गया। यस सर। यस सर। सेकंड, चलिए निखिल अब आवाज क्लियर है बेटा? यस सर। चल अब बता दे शॉर्टकट में इंक्रीज इन बैंक रेट का क्या लॉजिक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सर सेंट्रल बैंक है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सबसे देती पहले है। आपको ये याद रखना है, सेंट्रल बैंक जो है वो लोन देता है कमर्शियल कमर्शियल बैंक बैंक को को। लॉन्ग टर्म के लिए, और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में वो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो चीज कॉस्टली हो जाएगी, लोन कम लेंगे फिर वो। बिल्कुल लोन कम लेंगे। कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से भी कम लेगा, तो जो यस हम सर। लोग हैं बोरोर है, हम भी कमर्शियल बैंक से कम लेंगे, तो क्रेडिट या पैसा अवेलेबल नहीं होगा तो हम चुप करके बैठ जाएंगे, इन्फ्लेशन महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा, इंक्रीज इन रेपो रेट। दूसरा, इंक्रीज इन रेपो रेट्स, इट इज द रेट, सर इसमें भी वैसा ही होता है ना, बस ये शॉर्ट सेम टर्म। बिल्कुल सेम है, एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू commercial banks, loan to commercial bank to meet their short term, पिछले वाले में क्या था, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। टर्म था सर। शॉर्ट टर्म नीड्स, शॉर्ट टर्म नीड्स उसको पूरा करते हैं ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक increases the repo rate, increases the repo rate, which increases the cost of borrowing, same, the cost of borrowing from the central bank, cost of borrowing from the central bank. As a result, commercial bank also forced to increase their rate of interest, उनको भी फोर्स किया जाता है इंटरेस्ट को रेट बढ़ा दो। इट discourages the borrowers, it discourages the borrowers to
take loan from commercial banks at high rate and reduce the availability of credit in the economy, hence reduce the excess demand या कंट्रोल कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, सेकंड वाला भी सेम है बेटा, हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओपन मार्केट ऑपरेशन, ब्रैकेट में लिखिए सेल ऑफ सिक्योरिटीज, it refers to sale and purchase of securities in the open market by the central bank, during excess demand. Central bank offer sale of securities, बेटा लिख लिया है, रब कर दो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहीं पे एक लाइन लिख देता हूं, सेल ऑफ सिक्योरिटीज reduces the reserve of commercial bank and reduce excess demand। थोड़ा सा नजर आ रहा है बेटा, नीचे देख लीजिए। यस सर, आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सर इधर रिजर्व्स इसलिए रिड्यूस हो जाते हैं ना, क्योंकि जो खरीदते हैं उनका डिपॉजिट सारे उनके पास चले सारे जाते हैं। बिल्कुल सारे खत्म हो जाते हैं। रिजर्व्स किसी के भी अगर रिड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली है परचेजिंग थोड़ी कम हो जाएगी। फोर्थ, इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, LRR, increase in legal reserve requirement, any increase in the such reserve is a direct method to reduce
the availability to reduce the availability of credit. There are two such reserves. Two such reserve. कौन कौन से होंगे बेटा? सर CRR और SLR. बिल्कुल ठीक कह रहा है. कैश रिजर्व रेशियो CRR पहला. दूसरा नाम क्या है बेटा? Statutory liquidity ratio. स्टैट्यूटरी SLR. रिजर्व रेशियो. स्टैट्यूटरी रिजर्व या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी. क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा? SLR. SLR. बिल्कुल SLR. चलिए हो गया बेटा, नोट डाउन बता दीजिए. Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए फर्स्ट कैश रिजर्व रेशियो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR CRR. चलिए it is the minimum percentage of net demand and time liabilities to be kept by the commercial bank with the central bank. It refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities which commercial bank are required to kept or maintain with themselves. चलिए चल बेटा बता दे इसको काव्या क्या मतलब है दोनों का. सर कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट हमें कमर्शियल बैंक को केप्ट करना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास. और स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कमर्शियल बैंक को अपने पास थोड़ा मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट रखना पड़ता है. चलिए आवाज क्लियर है बेटा? Yes sir. यस सर. Yes, sir. एक फोन आ गया था बीच में. देखिए टू करेक्ट
excess demand. To correct excess demand, the central bank increases CR or SLR. CRR or SLR. It ultimately helps in reducing credit availability in the economy. Credit availability in the economy. चलिए आ गया समझ, बता दीजिए। Yes, sir. चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैंने आज आपको एक कंसेप्ट सिखा दिया है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, सारे के सारे क्लियर कर दिया मैंने। और अगर आप बाद में रीडिंग कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बहुत ही बड़ा होगा, बहुत बड़ी। अब एक बार गो थ्रू कर दीजिए। एक्सेस डिमांड आप में से कोई शॉर्टकट में सारा समझा सकता है, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था? एक्सेस डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है। सप्लाई। रीजंस क्या क्या होते हैं? कंजम्पशन बढ़ सकती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बन सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं और एक्सपोर्ट्स डिक्रीज ज्यादा इन होते हैं, इंपोर्ट्स, इंपोर्ट कम हो और जो सकते हैं, imports होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, और टैक्सेस को कम कर सकते हैं। यस सर। और Yes, बताइए उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? सर इम्पैक्ट आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल पे, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे। और उसको कंट्रोल करने के लिए हमने डिस्कस किया पहले फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है? एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, एक रेवेन्यू पॉलिसी होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमने क्या सीखा है? बैंक रेट बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो, और हमने बढ़ा क्या दो, सीखा है? तीसरा क्या ओपन मार्केट सिक्योरिटीज, और आखिरी वाला क्या सीखा है? लीगल रिक्वायरमेंट। उसमें कैश रिजर्व रेशो, सेंट्रल बैंक के साथ आपको परसेंटेज मेंटेन करनी है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के अंदर आपको अपने बैंक के हिसाब से मेंटेन करना है अपना रिजर्व। चलिए, आज मैंने आपको सिखा दिया है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, कल करवाऊंगा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए, दैट्स ऑल बेटा। चलिए, लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा क्वालिटेटिव, रह गया ना? क्वांटिटेटिव तो हो गया था। यस सर। Yes, sir. क्वालिटेटिव, चलिए इंस्ट्रूमेंट्स, लास्ट टॉपिक है इसका, एक्सेस डिमांड का पूरा खत्म। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। Increase in margin requirement. It refers to the difference between market value and security, market value of security offered
and amount value of lent, LENT, in case of excess demand. Central bank increases the margin requirement, which restrict the credit, creating power of banks. Second point लिखिए बेटा, moral suasion एडवाइस, इसका मतलब क्या है? एडवाइस टू डिस्करेज lending. Advice to discourage lending. There is a combination of persuasion and pressure that central bank applies an order to other banks to get them act in line with its policy during excess demand. The central bank request or persuades the commercial bank not to advise credit for speculative. बेटा speculative क्या होता है बताइए? speculative और non essential activities. It help to reduce. सर स्पेकुलेटिव जो एसेंशियल नहीं है बेटा जुआ टाइप कह सकते हो, जैसे किसी पे बैटिंग करना, कुछ करना. To reduce the availability of credit and aggregate demand.
चलिए एक बार बेटा निखिल बोल दे। तो कौन सा सेकंड फर्स्ट? दोनों। It refer to the difference market value of security offered and amount of value of lent. इसको बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिर आता है एक्सेस डिमांड में मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ती है तो क्रेडिट पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। दूसरे में कह रहा है डिस्करेज करना कि भाई लोन वोन इन चीजों के लिए मत लो। तो कॉम्बिनेशन होता है सेंट्रल बैंक अप्लाई टू अदर बैंक्स टू गेट देम एक्ट इन लाइन विद पॉलिसी। एक्सेस डिमांड में क्या है, सेंट्रल बैंक एडवाइस करता है, रिक्वेस्ट करता है, परसुएट करता है कमर्शियल बैंक टू नॉट टू एडवाइस क्रेडिट फॉर स्पेकुलेशन। मतलब उधार पे ऐसी नॉन असेंशियल एक्टिविटी या स्पेकुलेशन वाली एक्टिविटी में मत आप पार्टिसिपेंट करो या लोन लो। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा एग्रीगेट डिमांड और क्रेडिट। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, लास्ट रह गया एक। कर लिया। लास्ट कंसेप्ट, चलिए थर्ड एक्सेस डिमांड का लास्ट, सिलेक्टिव credit controls. Selective credit controls. It is a method in which the central bank gives directions to the other banks, to give or not to give credit, for certain purposes to particular sectors. During excess demand, the central bank introduce rationing of credit in order to prevent excessive flow and credit. It helps to wipe off the excess demand. ये 3 पॉइंट्स हैं जो क्वालिटेटिव के हैं, जो थोड़े से टिपिकल है लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े टिपिकल हैं। चल बेटा एक बार बोल दे आयुष लास्ट वाला। अच्छा सर, सिलेक्टिव सेंट्रल बैंक
It is a method in which the central bank gives give direction to other to the banks to other to banks give or to not give or give not for to give credit for certain बिल्कुल। purposes. मतलब to- ऐसे और- कई सेक्टर हैं उनको क्रेडिट पे ना दे, ये कंसेप्ट है। और एक्सेस डिमांड में रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट Yes, sir. एक्सेसिव फ्लो, और क्रेडिट हो गया तो ये वाइप ऑफ कर सकता है एक्सेस डिमांड को। Okay. तो ये सारा था एक्सेस डिमांड का। इधर सबको बेटा अब डायग्राम या बाकी चीजें याद आ गई है, बता दीजिए। एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है काव्या? सर जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है। बिल्कुल। और हाँ, साथ सर। में मृदुल भैया ये बताइए, डायग्राम आपको याद है, बहुत बार बना दिया मैंने, ये Yes, sir. 45 डिग्री का Yes, बनेगा। 45 डिग्री का एंगल। 45 एग्रीगेट degree सप्लाई को aggregate इधर supply और income. इनकम भी Right. बोलते हैं। यहाँ पे आ गया आपका एग्रीगेट डिमांड C Demand. प्लस C आई, प्लस आई, उसके बाद ये AD आपका dash. AD डैश होगा AD सर। डैश। तो इधर जो पॉइंट जाएगा वो आपका आ गया इक्विलिब्रियम, या और full इसको employment. बोलते क्या है? Full employment. एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। Equilibrium. ये भी आपको आता है। फिर उसके बाद जो यहां तक अगर जाएगी लाइन तो ये क्या होगा F, और ये Inflationary गैप gap. क्या कहलाएगा? Inflationary gap. इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी गैप। ये गैप आ गया, समझे बात? तो ये हमने पूरा इस चैप्टर के अंदर सीखा है। और एग्रीगेट डिमांड इसके अंदर बढ़ता है, और कौन कौन से एलिमेंट्स है इसमें कंपोनेंट? C C C plus I plus I plus D plus X minus X M. minus M। और एक्सपोर्ट माइनस एग्रीगेट इंपोर्ट। सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? National नेशनल income. Y। इनकम। और Income. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है? एग्रीगेट Aggregate सप्लाई supply या और national इनकम income। बोल लो। तो ये सारा कंसेप्ट था एक्सेस डिमांड में, जो हमने पूरा डिस्कस किया है अभी तक। ठीक है, कल से शुरू करूंगा इसका डेफिसिट डिमांड। ये एक्सेस था, वो डेफिसिट है। डेफिसिट में पता है क्या होता है? उल्टा। ये आपने बनाया डायग्राम, ये 45 डिग्री हो गया, ये एग्रीगेट डिमांड हो गया, ये एग्रीगेट सप्लाई हो गया, वो नीचे की तरफ बनेगा, वो नीचे की तरफ। तो ये इक्विलिब्रियम है, तो नीचे का पोर्शन जो होगा वो कहलाएगा डिफ्लेशनरी गैप। वो इन्फ्लेशनरी था, ये डिफ्लेशनरी, नीचे की तरफ। हाँ सर, ठीक है। समय के बाद तो चलिए कल से ये स्टार्ट करेंगे डिफ्लेशनरी वाला, और बिल्कुल इसका रिवर्स ऑर्डर है। जो उसमें लिखा है और इसमें लिखेंगे बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर।